अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के लेक्चर में हम ब्लड वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। फिर ब्लड वॉल्यूम में जो चेंजेस आती हैं एज के लिहाज से, सेक्स के लिहाज से, बॉडी वेट के लिहाज से, इसके बारे में पढ़ेंगे। मेजरमेंट ऑफ ब्लड वॉल्यूम करेंगे। फिर रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम किस तरह होती हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में ब्लड वॉल्यूम में क्या क्या डिफेक्ट आ सकते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट लेते हैं नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम से। सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड रिजर्वायर, आर्गन्स और टिश्यू में टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड जो प्रेजेंट होता है वो ब्लड वॉल्यूम बना देता है। नॉर्मल यंग हेल्थी एडल्ट मेल में जिसका वेट 70 kg हो, इसमें 5 लीटर ब्लड होता है जो कि 7% ऑफ टोटल बॉडी वेट बना देता है। क्योंकि ये जो 5 लीटर ब्लड है ये नियरली 5 kg के बराबर होता है। तो अगर 70 kg में 5 kg ब्लड है तो इसका मतलब ये है कि 7% ऑफ बॉडी वेट ब्लड बना देता है। और ये रेंज करता है बिटवीन 6 to 8% ऑफ बॉडी वेट। बॉडी सरफेस एरिया के लिहाज से ब्लड वॉल्यूम 2.8 to 3.1 लीटर पर स्क्वायर मीटर होती हैं। वेरिएशन इन ब्लड वॉल्यूम। अब एज के लिहाज से ब्लड वॉल्यूम में क्या क्या चेंजेस आते हैं। बर्थ के टाइम पे ब्लड वॉल्यूम बहुत कम होता है और ये नियरली 450 ml होता है। लेकिन एज के साथ साथ जब ग्रोथ होती है तो ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होता है। हाउएवर बर्थ के टाइम पे ब्लड वॉल्यूम को अगर बॉडी वेट के साथ कंपेयर किया जाए तो ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स। और अगर ब्लड वॉल्यूम को सरफेस एरिया के साथ कंपेयर किया जाए तो ब्लड वॉल्यूम कम होता है। बर्थ के टाइम पे और 24 आवर्स आफ्टर बर्थ ब्लड वॉल्यूम 80 ml पर kg ऑफ द बॉडी वेट होता है। लेकिन 6 मंथ की एंड में ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और ये 86 ml पर kg ऑफ द बॉडी वेट हो जाता है। 1 ईयर की एंड में ब्लड वॉल्यूम फिर डिक्रीज हो जाता है और ये 80 ml पर kg ऑफ द बॉडी वेट बन जाता है। और 6 साल तक ये 80 ml पर kg ऑफ द बॉडी वेट ही रहता है। 10 ईयर्स के एज में ब्लड वॉल्यूम पर kg डिक्रीज होता है और ये 75 ml पर kg ऑफ द बॉडी वेट हो जाता है। 15 ईयर्स की एज में ब्लड वॉल्यूम फिर डिक्रीज होता है और ये 70 ml पर kg ऑफ द बॉडी वेट हो जाता है जो कि नॉर्मली एडल्ट वॉल्यूम को शो करती है। तो इसका मतलब ये है कि ब्लड वॉल्यूम बर्थ के टाइम पे कम होता है, लेकिन अगर बॉडी वेट के साथ कंपेयर हो जाए तो ज़्यादा होता है क्योंकि बर्थ के टाइम पे बीबी का वेट भी कम होता है। लेकिन अगर सरफेस एरिया के साथ कंपेयर हो जाए तो ये कम होता है। इसके अलावा 6 मंथ तक ब्लड वॉल्यूम पर kg ऑफ द बॉडी वेट इंक्रीज़ होता है, लेकिन फिर इसके बाद ब्लड वॉल्यूम में डिक्रीजमेंट आना स्टार्ट हो जाती हैं और एडल्ट में तो ये सबसे लोवेस्ट होता है। सेक्स मेल्स में फ़ीमेल के लिहाज से ब्लड वॉल्यूम स्लाइटली ज़्यादा होता है। मेल में 5 लीटर ब्लड होता है और फीमेल में 4.5 लीटर ब्लड होता है। इसके 3 मेन रीज़न है। एक तो ये कि मेल्स में एरिथ्रोपोइटिक एक्टिविटी हाई होती है, मीन्स रेड ब्लड सेल फार्मिंग एक्टिविटी हाई होती है। दूसरा है कि मेल का बॉडी वेट ज़्यादा होता है और तीसरा है कि मेल के बॉडी का सरफेस एरिया भी ज़्यादा होता है। फीमेल्स में ब्लड वॉल्यूम इस वजह से कम होती है क्योंकि एक तो हर मंथ मेंस्ट्रुएशन होती हैं और मेंस्ट्रुएशन में ब्लड का लॉस होता है। दूसरा है कि फ़ीमेल में फैट ज़्यादा होती हैं जो कि अंडर परफ्यूज होती हैं, मीन्स लेस ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है। और तीसरा है कि फ़ीमेल का बॉडी सरफेस एरिया भी कम होती है। सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी, अगर बॉडी का सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो तो ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होता है क्योंकि ब्लड वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू सरफेस एरिया। बॉडी वेट, अगर बॉडी वेट ज़्यादा होता है तो ब्लड वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है क्योंकि ब्लड वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू बॉडी वेट। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, अगर कोई पर्सन कोल्ड एनवायरनमेंट में रहता है तो इसका ब्लड वॉल्यूम लो होता है और अगर कोई पर्सन वार्म एनवायरनमेंट में रहता है तो इसका ब्लड वॉल्यूम हाई होता है। कोल्ड एनवायरनमेंट में रहने वाले पर्सन किस वजह से लो होता है क्योंकि एंटी डायरेटिक हार्मोन की इनहिबिशन हो जाती है जिसकी वजह से डायूरेसिस इंक्रीज़ होती है, मीन्स यूरिन की एक्सक्रीशन इंक्रीज़ हो जाती है जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है। प्रेगनेंसी के अर्ली स्टेज में ब्लड वॉल्यूम 20 to 30% इंक्रीज़ हो जाता है। किस वजह से इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि एक तो फेटल की मास इंक्रीज़ होती है और दूसरा ये कि सोडियम की रिटेंशन इंक्रीज़ हो जाती है बाई किडनी। लेकिन प्रेगनेंसी के लेटर स्टेजेस में फिर
ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है। एक्सरसाइज के टाइम पे भी ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि एक्सरसाइज के टाइम पे एरिथ्रोपोइटीन की रिलीज़ होती है, और ये एरिथ्रोपोइटीन एक ऐसा हार्मोन है जो कि रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन काज कर देते हैं, और जब रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है तो एज रिजल्ट ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो जाता है। पोस्चर, स्टैंडिंग पोजीशन में मीन अगर कोई पर्सन लॉन्ग टाइम से स्टैंडिंग पोजीशन में तो इसका ब्लड वॉल्यूम 15% डिक्रीज़ होता है। इसका मेन काज ये है कि लोअर लिम्ब में ब्लड की पूलिंग हो जाती है, मीन्स वीनो डायलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो नहीं करता टुवर्ड्स द हार्ट और ब्लड लोअर लिम्ब में ही रहता है। जब लोअर लिम्ब में ब्लड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो ब्लड की हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी इंक्रीज हो जाती है, और इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फ्लूइड को ब्लड वेसल से टिश्यू स्पेसेस में पुश करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ लेग्स में एडीमा भी हो जाता है। हाई अल्टीट्यूड, ब्लड वॉल्यूम हाई अल्टीट्यूड में इंक्रीज़ होता है, क्योंकि हाई अल्टीट्यूड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लो होता है, और जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लो होता है तो हाइपॉक्सिया हो जाता है बॉडी में, और हाइपॉक्सिया की वजह से एरिथ्रोपोइटीन की सिक्रीशन इंक्रीज़ हो जाती है, और यही एरिथ्रोपोइटीन रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं, तो एज अ रिज़ल्ट ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। इमोशन के टाइम पे, एक्साइटमेंट के टाइम पे ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होते हैं, क्योंकि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो जाती है जो कि स्प्लेनिक कंट्रैक्शन काज करती थी। स्प्लीन एक ब्लड रिजर्वायर है जहाँ पे ब्लड की स्टोरेज होती है, तो जब स्प्लीन की कंट्रैक्शन हो जाती है तो इसमें जो ब्लड होता है वो रिलीज़ हो जाता है सर्कुलेशन में। पैथोलॉजिकल वेरिएशन, अब ब्लड वॉल्यूम में क्या क्या वेरिएशन आ सकते हैं। अगर ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाए तो इसको हाइपर वोलेमिया कहते हैं, और अगर ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाए तो इसको हाइपोवोलेमिया कहते हैं। मेजरमेंट ऑफ ब्लड वॉल्यूम को 2 मेथड के थ्रू फाइंड किया जाता है। एक है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड सिर्फ एनिमल में अप्लाई होती है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट की जान चली जाती है। एनिमल को डिकैपिटेशन के थ्रू किल किया जाता है। डिकैपिटेशन मीन्स रिमूवल ऑफ हेड, और फिर इससे ब्लड को कलेक्ट किया जाता है। इसके बाद एनिमल के जो ब्लड वेसल्स है, इसकी जो टिश्यूज़ है, इसको नॉन क्वांटिटी ऑफ वाटर और सेलाइन सोल्यूशन के ज़रिए से वॉश किया जाता है, और जो भी ब्लड ऑब्टेन होता है इसको ऑलरेडी जो कलेक्टेड ब्लड है इसमें ऐड किया जाता है। तो इस तरह टोटल वॉल्यूम की मेजरमेंट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो वाटर और सेलाइन सोल्यूशन है जो कि टिश्यू के वॉशिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसकी जो क्वांटिटी है वो तो नॉन होती हैं, तो वो इससे सबस्ट्रैक्ट किया जाता है, और इस तरह ब्लड वॉल्यूम की मेजरमेंट हो जाती है। इस मेथड को पहले वेलकर ने 1854 में इस्तेमाल किया था। इसके बाद बेस्टोफ ने सेम मेथड को ह्यूमंस पे इस्तेमाल किया, और ह्यूमन में जो क्रिमिनल्स थे उसकी डिकैपिटेशन की गई, और इसमें डायरेक्ट तरीके से ब्लड वॉल्यूम को मेजर किया गया। इनडायरेक्ट मेथड एडवांटेजेस हैं, क्योंकि इसमें एक तो ह्यूमन की ब्लड वॉल्यूम की मेजरमेंट की जाती है, और दूसरा है कि ह्यूमन को कोई नुकसान भी नहीं होता। मेजरमेंट ऑफ ब्लड वॉल्यूम 2 स्टेप्स पे मुश्तमिल होता है। एक है डिटर्मिनेशन ऑफ प्लाज्मा वॉल्यूम, और दूसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड सेल वॉल्यूम। डिटर्मिनेशन ऑफ प्लाज्मा वॉल्यूम को 2 मेथड के थ्रू डिटरमाइन किया जाता है। एक है इंडिकेटर और डाई डाइल्यूशन टेक्निक, और दूसरा है रेडियो आइसोटोप्स मेथड। डिटर्मिनेशन ऑफ प्लाज्मा वॉल्यूम बाय इंडिकेटर और डाई डाइल्यूशन टेक्निक, इसकी जो प्रिंसिपल्स है और ये जो पूरा टेक्निक है, इसको मैं चैप्टर नंबर 5 में बड़ी डिटेल से पढ़ी है। यहाँ पे हम सिर्फ इसके ज़रिए से प्लाज्मा वॉल्यूम को डिटरमाइन करेंगे। तो इसमें जो डाई इस्तेमाल होती हैं इसको इवांस ब्लू और T1824 कहा जाता है। इसकी प्रोसीजर क्या है, इसमें पहले ह्यूमन से 10 ml ऑफ ब्लड को लिया जाता है, फिर इस 10 ml ऑफ ब्लड को 2 इक्वल पोर्शन में डिवाइड किया जाता है, मीन्स 5 ml और 5 ml के 2 इक्वल पोर्शन बनाए जाते हैं। एक पार्ट में डाई की एक नॉन क्वांटिटी ऐड की जाती है, जिसको एज अ कंट्रोल सैंपल इस्तेमाल किया जाता है, और जो दूसरा पोर्शन है इसको हेमेटोक्राइट वैल्यू की डिटर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसके बाद डाई की एक नॉन वॉल्यूम को बॉडी के अंदर इंट्रावेनसली इंजेक्ट किया जाता है। 10 मिनट्स के बाद ये जो डाई है ये कम्प्लीटली मिक्स हो जाती है बॉडी के साथ, तो इस वजह से 10 मिनट के बाद इससे एक सैंपल ऑफ ब्लड को लिया जाता है, और इस तरह हर 10 मिनट्स के बाद 4 सैंपल्स बॉडी से और लिए जाते हैं, मीन्स 50 मिनट्स में 5 सैंपल्स बॉडी से लिए जाते हैं।
और फिर इन पांचों सैंपल्स को सेंट्रीफ्यूग मशीन के अंदर डाला जाता है और सेंट्रीफ्यूग मशीन के थ्रू इससे प्लाज्मा को सेपरेट किया जाता है। प्लाज्मा के हर सैंपल में डाई की कंसंट्रेशन को कोलोरीमेट्रिक मेथड के थ्रू डिटरमाइन किया जाता है और फिर इन सारी वैल्यूज़ की एवरेज ली जाती है और हमें डाई की एवरेज वैल्यू के बारे में पता चलता है। इसके बाद सब्जेक्ट से यूरिन लिया जाता है और इसकी यूरिन में जो डाई एक्सक्रीट हुई है उसकी क्वांटिटी को मेजर किया जाता है, क्योंकि जब डाई ब्लड के साथ मिक्स हो जाती हैं तो कुछ ना कुछ ब्लड तो किडनी की तरफ जाती हैं और डाई की यूरिन के थ्रू एक्सक्रीशन की जाती हैं। तो इस वजह से करेक्ट वैल्यू मेजर करने के लिए हम यूरिन में भी इसकी एक्सक्रीशन को मेजर कर लेते हैं। प्लाज्मा वॉल्यूम इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग दिस फार्मूला। Volume is equal to amount of dye injected minus amount excreted divided by average concentration of dye and plasma। तो इस फार्मूले से हम प्लाज्मा वॉल्यूम को डिटरमाइन कर सकते हैं। दूसरा जो मेथड है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ प्लाज्मा वॉल्यूम बाय रेडियो आइसोटोप्स मेथड। इस मेथड में हम रेडियो एक्टिव आयोडीन को एज अ आइसोटोप्स इस्तेमाल करते हैं और इस रेडियो एक्टिव आयोडीन को बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। फिर इसके बाद ये जो आयोडीन है वो ब्लड के साथ मिक्स हो जाती है और फिर थर्ड स्टेप में ब्लड से सीरीज़ ऑफ सैंपल्स लिए जाते हैं और इन सैंपल्स को फिर गामा काउंटर के अंदर डाले जाते हैं और लास्ट में फिर इन सारे सैंपल्स की रेडियोएक्टिविटी को इनिशियल डोज के साथ कंपेयर किया जाता है। तो इस तरह हमें प्लाज्मा वॉल्यूम के बारे में पता चलता है। डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड सेल वॉल्यूम। ब्लड सेल वॉल्यूम को हम टू मेथड से डिटरमाइन करते हैं, एक है हेमेटोक्राइट वैल्यू से और दूसरा है रेडियो आइसोटोप्स मेथड से। डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड सेल वॉल्यूम बाय हेमेटोक्राइट वैल्यू। इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम पैक्ड सेल वॉल्यूम की मेजरमेंट करते हैं, मींस ब्लड में रेड ब्लड सेल्स की परसेंटेज को मेजर करते हैं। और ये किस तरह मेजर करते हैं? पहले हम ब्लड को लेते हैं और इसको सेंट्रीफ्यूग मशीन के अंदर डालते हैं, फिर सेंट्रीफिकेशन के बाद रेड ब्लड सेल्स नीचे बैठ जाते हैं और इससे हम फिर रेड ब्लड सेल्स की वॉल्यूम की परसेंटेज मेजर करते हैं। जब हमें रेड ब्लड सेल्स की परसेंटेज का पता चल जाता है तो हम इससे ब्लड सेल वॉल्यूम मेजर करते हैं। ब्लड वॉल्यूम को मेजर करने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल होते हैं कि ब्लड वॉल्यूम इज इक्वल टू 100 क्रॉस अमाउंट ऑफ प्लाज्मा डिवाइडेड बाई 100 माइनस पैक्ड सेल वॉल्यूम। डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड सेल वॉल्यूम बाय रेडियो आइसोटोप्स मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि रेडियो एक्टिव क्रोमियम को हेपेरानाइज ब्लड के अंदर डालते हैं। पहला स्टेप क्या है कि ब्लड को कलेक्ट किया जाता है, फिर इस ब्लड में हेपारिन को ऐड किया जाता है, मींस ब्लड की हेपेरानाइजेशन की जाती है और फिर इस हेपेरानाइज ब्लड में रेडियो एक्टिव क्रोमियम को डाला जाता है और फिर इस सोल्यूशन को इनक्यूबेटर के अंदर 2 आवर्स के लिए रखा जाता है। इस टाइम में ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये क्रोमियम 52 से टैग्ड हो जाते हैं। फिर इसके बाद इस सॉल्यूशन को हम इंट्रावेनसली बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं और इसको मिक्सिंग के लिए एक सफिशिएंट टाइम देते हैं। जब ये कम्प्लीटली मिक्स हो जाए तो फिर इससे सैंपल ऑफ ब्लड लेते हैं और इसमें हेमेटोक्राइट वैल्यू को रेडियोएक्टिविटी के थ्रू मेजर करते हैं, मींस ब्लड सैंपल्स की रेडियोएक्टिविटी मेजर करते हैं और इससे हमें हेमेटोक्राइट वैल्यू के बारे में पता चलता है। रेडियोएक्टिव क्रोमियम के अलावा रेडियोएक्टिव आयरन और रेडियोएक्टिव फास्फोरस भी हेमेटोक्राइट वैल्यू के मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम की रेगुलेशन के लिए वेरियस मैकेनिज्म इस्तेमाल होते हैं। सबसे जो कॉमन मैकेनिज्म है वो है रेनल एंड हार्मोनल मैकेनिज्म। ब्लड वॉल्यूम की रेगुलेशन के टाइम पे हाइपोथैलेमस इन दोनों मैकेनिज्म की एक्टिवेशन में बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं। जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है तो हाइपोथैलेमस किडनी के थ्रू यूरिन के फॉर्म में फ्लूइड की लॉस को इंक्रीज कर देते हैं, लेकिन जब ब्लड वॉल्यूम रिड्यूस हो जाती हैं तो हाइपोथैलेमस वाटर की रिटेंशन को इंक्रीज कर देते हैं। हाइपोथैलेमस जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम को रेगुलेट करते हैं वो मेनली 3 मैकेनिज्म के थ्रू करते हैं। एक तो ये किडनी को एक्टिवेट करते हैं कि यूरिन की एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर दो या यूरिन की एक्सक्रीशन को इनहिबिट कर दो। दूसरा ये स्वीट ग्लैंड्स को एक्टिवेट करते हैं और इसके थ्रू फ्लूइड की एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर देते हैं
अगर फ्लूइड बॉडी में ज़्यादा हो और अगर फ्लूइड बॉडी में कम हो तो स्वीटिंग को इनहिबिट कर देते हैं। और तीसरा ये कि थर्स्ट सेंटर को इंड्यूस करते हैं। जब बॉडी में फ्लूइड की कमी हो तो ये थर्स्ट सेंटर को एक्टिवेट कर देते हैं और इस तरह पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी लेता है। तो इन तीनों मैकेनिज्म के थ्रू हाइपोथैलेमस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम को रेगुलेट करता है। इसके अलावा हार्मोन्स भी ब्लड वॉल्यूम की रेगुलेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। सबसे जो कॉमन हार्मोन्स हैं उसमें एंटी डायरेटिक हार्मोन्स, अल्डोस्टेरोन, कार्टिसोल और आर्ट्रियल नाइट्रेटिक पेप्टाइड आते हैं। एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है ये नाम से वाज़ेह है कि एंटी डायरेसिस काज करता है, मींस यूरिन की एक्सक्रीशन को इनहिबिट कर देता है। तो इस वजह से इसकी सिक्रीशन तब होती है जब ब्लड वॉल्यूम की कमी हो। दूसरा जो अल्डोस्टेरोन है ये सोडियम और वाटर की रिटेंशन को इंक्रीज़ कर देता है, मींस ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर देता है। तो ये भी तब रिलीज होता है जब ब्लड वॉल्यूम की कमी हो। तीसरा जो कॉर्टिसोल है ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को डिक्रीज़ कर देता है। जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज हो जाती है तो एज अ रिज़ल्ट यूरिन की एक्सक्रीशन भी डिक्रीज हो जाती है। आर्ट्रियल नाइट्रेटिक पेप्टाइड सिर्फ एक ऐसा हार्मोन है जो कि रेनल साल्ट और वाटर की एक्सक्रीशन को इंक्रीज़ कर देता है। तो इस वजह से ये एनपी जो है ये तब रिलीज़ होता है जब ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो। अप्लाइड फिजियोलॉजी, हाइपरवोलेमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड वॉल्यूम बॉडी में इंक्रीज हो जाता है और ये फॉलोइंग पैथोलॉजिकल कंडीशंस में होता है। एक है हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म का मतलब ये है कि थायराइड हार्मोन्स की सिक्रीशन इंक्रीज हो जाती है। इट मीन्स थायरोक्सिन की सिक्रीशन इंक्रीज हो जाती है। तो जब थायरोक्सिन की सिक्रीशन इंक्रीज हो जाती है तो ऑटोमेटिकली रेड ब्लड सेल काउंट और प्लाज्मा वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है। दूसरा जो कंडीशन है वो है हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म, मीन्स इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ अल्डोस्टेरोन। जब अल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन इंक्रीज हो जाती है तो अल्डोस्टेरोन सोडियम और वाटर की रिटेंशन को इंक्रीज कर देता है और इज अ रिजल्ट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। सिरोसिस ऑफ द लीवर सिरोसिस में प्लाज्मा वॉल्यूम की इंक्रीजमेंट हो जाती है तो एज अ रिजल्ट ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है। कंजेस्टिव कार्डिक फेल्यूर के टाइम पे सोडियम की रिटेंशन इंक्रीज हो जाती है। तो जब सोडियम रिटेंशन इंक्रीज हो जाती है तो एज अ रिजल्ट वाटर की रिटेंशन भी इंक्रीज हो जाती है और एज अ रिजल्ट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, प्लाज्मा वॉल्यूम और ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाते हैं। हाइपोवोलेमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है और ये फॉलोइंग पैथोलॉजिकल कंडीशंस में होते हैं। पहला जो कंडीशन है वो है हेमोरेज और ब्लड लॉस। एक्यूट हेमोरेज कट्स और एक्सीडेंट के टाइम पे होता है, जबकि क्रोनिक हेमोरेज अल्सर्स, ब्लीडिंग और एक्सेसिव यूट्राइन ब्लीडिंग जो फीमेल में मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे होती है, इन तीनों कंडीशन में क्रोनिक हेमोरेज होता है। अल्सर्स किस कंडीशन को कहते हैं? अल्सर वो कंडीशन है जिसमें बॉडी का जो मेम्ब्रेन है उसकी ब्रेकेज हो जाती है, जिसकी वजह से अफेक्टेड आर्गन की जो नॉर्मल फंक्शन है वो एम्पेयर्ड हो जाती है। ब्लीडिंग पेल्स बवासीर को कहते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एनाल स्फिंक्टर में वेनस स्वेलिंग हो जाती है और जब ये वेनस स्वेलिंग की रप्चरिंग हो जाती है तो ह्यूज ब्लड लॉस होता है। दूसरा जो कंडीशन है वो है फ्लूइड लॉस बर्न्स, वोमिटिंग, डायरिया, एक्सेसिव स्वीटिंग और पॉलीयूरिया की कंडीशन में होते हैं। पॉलीयूरिया मीन्स इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन। हेमोलाइसिस मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। जब रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन इंक्रीज हो जाती है तो ब्लड वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाता है। और ये कौन सी कंडीशन में होते हैं? ये कुछ हेमोलाइटिक एजेंट की वजह से होता है और इसके अलावा दूसरे जो फैक्टर्स हैं जैसे कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन, स्नेक विनोम्स, एसिडिटी और अल्कालिनिटी, मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हेमोरेजिक, स्मॉल पॉक्स एंड मीजल्स, इन कंडीशन में हेमोलाइसिस इंक्रीज होती है। एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें रेड ब्लड सेल काउंट डिक्रीज हो जाता है। तो कुछ एनीमिया में जब रेड ब्लड सेल काउंट डिक्रीज होता है तो एज ए रिजल्ट ब्लड वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे एनीमियाज भी है
जिसमें ब्लड वॉल्यूम पे कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन ब्लड की क्वालिटी चेंज हो जाती है। इसमें क्या होता है कि फ्लूइड जो है वो बाहर से ब्लड में एंटर हो जाते हैं, तो फ्लूइड के एंट्रेंस के साथ साथ ब्लड की हीमोडाइलेशन हो जाती है, तो एज अ रिज़ल्ट ब्लड की क्वालिटी चेंज हो जाती है। हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म मीन्स डिक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन, तो इट मीन्स थायरोक्सिन की सिक्रीशन डिक्रीज हो जाती हैं। तो जब वो थायरोक्सिन की सिक्रीशन डिक्रीज होती हैं तो एज ए रिज़ल्ट ब्लड वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि प्लाज्मा वॉल्यूम और रेड ब्लड सेल काउंट डिक्रीज हो जाती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्लड वॉल्यूम। इंशाल्लाह आप सब दोस्तों को समझ आ गया होगा।